नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो एक्स ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो अगर आपकी कुंडली में है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि अपनी लाइफ के एक ऐसे एज पीरियड पे जहां पर कि आपको अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए या अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव करने के लिए जहां पर स्ट्रगल करना पड़ता है रिगार्डिंग चाहे जॉब की बात हो या बिजनेस की बात हो या एक ऐसे रिलेशन को जो लॉन्ग टर्म चलने वाले रिलेशन और ट्रस्टफुल रिलेशन उसको डेवलप करने की बात हो, या फिर ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स या जो ऐसी घटनाएं जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस जिनको आपने अनुभव नहीं किया, जिनको अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, उनको फेस करने की बात हो, तो वहां पर यह योग आपको इन सभी घटनाक्रम और इन हालातों से उबरने में या उनसे पार पाने में, उनके ऊपर विजय पाने में या सक्सेस की ओर ले जाने में जो है आपको यह योग हेल्पफुल रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अधियोग के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों में अधियोग का वर्णन किया गया है। अधियोग को एक अच्छा योग माना गया। यह आपको नेम, फेम, पॉपुलरिटी, सक्सेस देने वाला, शत्रु नाशक, इस तरह से ये योग की व्याख्या की गई है अधियोग की। ज्योतिष शास्त्रों में इस अधियोग को दो तरह से डिफाइन किया गया है, एक लग्न से और एक चंद्रमा से। लग्न से बनने वाले इस योग को लग्न अधियोग कहा गया है और चंद्रमा से बनने वाले इस योग को चंद्र अधियोग कहा गया है। देखिए, लग्न से जब छठे, सातवें, आठवें भाव में, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लग्न से जब छठे, सातवें, आठवें भाव में शुभ ग्रह प्लेस्ड हो, बैठे हो, तो लग्न अधियोग का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने कुंडली दे रखी है, देखिए सिंह लग्न की कुंडली है, लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह जहां 5 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, यहां पर 1 से लेकर 12 अंक के बीच में कोई सा भी अंक लिखा हो सकता है, तो इसे लग्न बोलेंगे। यहां से दोस्तों जब गिनेंगे हम छठा, सातवां, आठवां स्थान, तो देखिए जब हमने 5 से गिनना शुरू किया तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जो छठा भाव है दोस्तों वहां पर 10 नंबर आया है, सातवें भाव में 11 और आठवें भाव में 12 नंबर है, तो यह फिर छठा, सातवां, आठवां भाव हो गया। तो इन स्थानों में यदि गुरु, शुक्र और बुध बैठे हों तो आपकी कुंडली में लग्न अधियोग का ये निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे चंद्रमा से बनने वाले चंद्र अधियोग की। तो देखिए, चंद्रमा से जब छठे, सातवें, आठवें भाव में ये तीनों शुभ ग्रह बैठे हो, यानी बुध, शुक्र, गुरु बैठे हो, तो चंद्र अधियोग का निर्माण करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुंडली दे रखी है, इसमें चंद्रमा जो है वो वृष राशि में है, जहां 2 नंबर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, यहां पर चंद्रमा लिखा है, तो इस 2 नंबर से आप गिनिए, यानी जहां चंद्रमा बैठा है उसको आप लग्न मान लीजिए, वहां से आप छठा, सातवां, आठवां भाव देखिए। तो आपने दोस्तों इन्हें देखा था 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहां पर 7 नंबर आया ये छठा भाव हो गया। उसके आगे जहां पर देखिए दोस्तों 8 नंबर लिखा है वो आपका सातवां भाव, और जहां 9 लिखा है वो आपका आठवां भाव आ गया। तो इस तरह से इन तीनों भाव में चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें भाव में अगर गुरु, शुक्र या बुध बैठे हों, तीनों शुभ ग्रह बैठे हों, तो आपकी कुंडली में चंद्र अधियोग का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि लग्न से या चंद्रमा से जब छठे, सातवें, आठवें भाव में ये तीनों ग्रह प्लेस्ड होते हैं, यानी बुध, गुरु और शुक्र प्लेस्ड होते हैं, तो ये आपकी कुंडली में अधियोग का निर्माण करते हैं, चाहे वो लग्न अधियोग हो या चंद्र अधियोग हो। तो इस योग के बनने के लिए इन तीनों भाव में एक एक ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो जरूरी बताई गई है। लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य मतानुसार, कुछ अन्य ज्योतिष की जो पुस्तक है या क्लासिक बुक्स हैं, उनके अनुसार ये भी कहा गया है कि इस योग के बनने के लिए जरूरी नहीं कि तीनों ग्रह एक अलग अलग या अकेले अकेले होकर इन तीनों भाव में बैठे। ये भी कहा गया कि अगर 2 ग्रह भी एक साथ युति करके इन तीनों भाव में से किसी एक भाव में बैठते हैं, या तीनों ग्रह एक साथ इन तीनों भाव में से किसी एक भाव में बैठते हैं, तो भी ये लग्न अधियोग या चंद्र अधियोग का निर्माण करते हुए देखे गए हैं। अधियोग का फल जो है वो 20 से 40 वर्ष की आयु के बीच में फलित होता हुआ देखा गया है। जी हाँ, देखिए ये एक ऐसा टाइम पीरियड रहता है जब आप अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, लाइफ में अपने आप को इस दुनियादारी में प्रूव करने के लिए जो है एक संघर्ष करते हैं और स्ट्रगल करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको यह अधियोग जो है एक तरह से सक्सेस गेन करने में हेल्पफुल होता है। देखिए, लग्न से छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह को बैठने के कारण योग बनता है। अब छठा हाउस क्या है? छठा हाउस कंपटीशन का हाउस है। छठा हाउस आपके जॉब को दर्शाता है, आपके नौकरी को डिनोट करता है। सप्तम हाउस आपके व्यापार को बताता है, एक ऐसे रिलेशन को बताता है जो आप चाहते हैं कि ट्रस्टफुल हो और फॉर एवर रहने वाला एक लॉन्ग टर्म रिलेशन हो। आठवें हाउस की बात करें, आठवां हाउस अनएक्सपेक्टेशंस का है, एक ऐसे
इवेंट्स का है जो अभी तक आपने फेस नहीं किया, जिसको आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब होता क्या, देखिए दोस्तों, आप पंचम हाउस तक की बात करें लग्न से, तो वहां तक आपने अपना बचपन देखा, बचपन को समझा, और एजुकेशन आपने ली, क्वालिफाइड आप हुए, आपने डिग्री ली, एजुकेशन डिग्री ली या कोई टेक्निकल डिग्री आपने ली, और उसके बाद अब जब जो आपने सीखा है, यानी जब टीनेज लाइफ से निकल के आप बाहर आते हैं या जब आप कॉलेज पास आउट करते हैं, तो उसके बाद आप एक ऐसे दुनिया में जो है एंटर होते हैं, कदम रखते हैं, जहां पर आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। जो कुछ आपने सीखा है आप उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे होते हैं। जो आपने डिग्री ली है, जो आपने जो जो टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन ली है, आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं, उस दुनिया में आते हैं, तो उस दुनिया में आकर आप देखते हैं कि वहां पर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, कंपटीशन है, क्योंकि वो आप 6th हाउस में एंटर हो रहे हैं। अब आप जब आप छठे हाउस में आते हैं, देखिए छठा हाउस क्या डिनोट करता है? छठा हाउस डिनोट करता है आपके एनिमीज को, आपके कंपटीशन को, आपकी प्रतिस्पर्धाओं को, स्ट्रगल को शो करता है। तो दोस्तों, जब आप छठे हाउस में कदम रखा आपने, तो आपको अब दुनियादारी के सामने अपने आप को प्रूव करना है इन सब चीजों से, यानी दुश्मनों के बीच रहकर या ऐसे लोगों के बीच रहकर जिनके विचार आपसे डिफरेंट हो, कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो आपको फेस करना पड़े, या आपको स्ट्रगल करना पड़े अपने आप को प्रूव करने के लिए। जॉब सेक्टर की बात करें या कोई भी दायरा हो। फिर आप सप्तम भाव की बात देखिए। अब सप्तम भाव क्या है दोस्तों? सप्तम भाव व्यापार का हाउस है। तो यहाँ भी वही चीज आती है कि आप अगर व्यापार भी करते हैं, बिजनेस लाइन में जाते हैं, तो वहां भी आपको जैसे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ रिलेशन की बात की गई है सप्तम हाउस से। सप्तम हाउस बताता है रिलेशन को, ऐसा रिलेशन जो लाइफ टाइम चलने वाला हो, यानी पार्टनरशिप की बात की गई है। तो साझेदारी, तो आपको एक ऐसी साझेदारी भी समझनी है जो अभी तक आपने कभी साझेदारी की नहीं है, और साझेदारी आपकी ऐसे लोगों से होने वाली है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि एक ऐसा चेहरा जो आपने कभी अभी तक देखा नहीं था, जिसे समझा नहीं था। मैंने कहा कि आप जब जन्म हुआ लग्न से, तो आप उसके बाद देखिए कि पंचम हाउस तक आते हैं, जितने भी लोग थे परिवेश से, सब आपके अपने थे, जाने पहचाने। लेकिन जब आप 6th हाउस में दोस्तों आते हैं, एंटर होते हैं, तो यहाँ से सब कुछ बात बदल जाती है। यहाँ से आपको स्ट्रगल, आपको कंपटीशन से 7th हाउस में जाएंगे, तो फिर आपको एक अनएक्सपेक्टेड चेहरा, या एक ऐसा चेहरा जो अभी तक आपने देखा नहीं, समझा नहीं है, उसके विचार कैसे हैं, क्या है, उसके साथ आपको जुड़ना है। और कैसे जुड़ना है? लॉन्ग टर्म रिलेशन में जुड़ना है। चाहे व्यापार की बात करें या जीवन साथी को अपनाने की बात करें, तो आपको उसके साथ में एक ऐसे रिलेशंस को डेवलप करना है जो ट्रस्टफुल हो, भरोसे वाला हो, और जो लॉन्ग टर्म चलने वाला हो। तो उसमें आपको एक्सपीरियंस होना है। 8वें हाउस की बात करें, अष्टम भाव की बात करें, तो अष्टम भाव में देखिए, एक अष्टम भाव एक ऐसी जर्नी को डिनोट करता है जो जर्नी अनप्रिडिक्टेबल जर्नी होती है, यानी कि जो आपने अभी तक समझी नहीं है, देखी नहीं है, आपके लिए जो एक तरह से अनएक्सपेक्टेड जर्नी होती है, और इन एक्सपीरियंस मतलब जिसमें जो आप जिस मामले में आप अभी तक अनुभवहीन है, ऐसी जर्नी होती है। तो वहां पर आप चलते हैं और वहां से कुछ सीखते हैं, अनुभव को गेन करते हैं। और जब आप इन तीनों भावों से सब कुछ सीख लेते हैं, गेन कर लेते हैं, इनको आप पार पा लेते हैं, इनमें आप कुशल हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो फिर देखिए दोस्तों, आपके भाग्य का दरवाजा खुलता है। 9th हाउस जो है वो आपको सपोर्ट करता है, भाग्य का दरवाजा खुलता है, आप धर्म जो है आपके साथ में जुड़ता है। और उसके बाद आप देखिए तो फिर 10वां हाउस, 10th हाउस, आपको जो है पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है। 11th हाउस की बात करें, फिर आप 11th हाउस की ओर बढ़ते हैं, तो वहां से आपको आय मिलती है, इनकम प्राप्त होती है, प्रसिद्धि मिलती है, और उसके बाद उसको आप एक्सपेंस करते हैं 12th हाउस में जाके। तो इसीलिए दोस्तों, छठे, 7वें, 8वें भाव को देखो तो ये कुंडली का भी आधार है, और मनुष्य जीवन जो उसके जो जीवन चक्र चलता है उसका भी ये आधार है, क्योंकि यहीं से वो आदमी जो है, जो जातक होता है, वो स्ट्रगल करके, सीख के, अनुभव लेके, और जो है आगे बढ़कर फिर एक तरह से सफलता की और सक्सेस की ओर आगे चल पड़ता है। तो इसलिए लग्न से या चंद्रमा से, क्योंकि लग्न को बॉडी माना गया है, फिजिकल बॉडी डिनोट करता है लग्न, तो लग्न से ये तीनों भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो इस योग को अच्छा माना गया है। इसलिए माना गया कि लग्न अगर बॉडी है तो हमको फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो देगा, और हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ अगर मजबूत रहेगी तो हम इन संघर्षों से या बाधाओं से जो है अपने आप को पार पा सकते हैं। चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा से अगर योग बनता है तो कहीं ना कहीं मेंटल जो हमारी जो स्टेबिलिटी है उसको ये शो करता है, यानी कि हमारा मन जो है फ्लक्चुएट नहीं होता है, और जो है मानसिक अगर शक्ति हमारे अंदर रहती, मजबूती रहती, तो हम बुरी परिस्थिति लाइफ में, चाहे कैसी भी इस संघर्ष की स्थिति हो या स्ट्रगल की बात हो, कोई कष्ट हो, परेशानी हो, हर्डल से ऑब्स्ट्रक्शन लाइफ में आए, तो उसको आसानी से हम झेल जाते हैं और आगे हम उसको पार कर लेते हैं। तो इसलिए शायद लग्न से और चंद्रमा से बने इस योग को जो है शुभ माना गया है, इसको अधि योग जो है इसको शुभ माना गया है। और आप देखें तो ये योग घटित तभी होता है जब 20 से 40 वर्ष की आयु का समय रहता है, क्योंकि मैंने कहा कि सबसे ज्यादा आदमी को
इसी समय अपने आप को स्टैब्लिश करने की, प्रूफ करने की, या दुनिया के सामने ये बताने की कि हाँ मैंने कुछ सीखा और मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, ये बताने का मौका यही रहता है। क्योंकि इससे पहले आप जो है वो देखा जाए तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं, या जो अदर जो अपने गाइडेंस जिनसे मिलती है उन पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन स्ट्रगल का जो समय रहता है दोस्तों, यही रहता है। इस समय अगर ये अधियोग आपकी कुंडली में रहता है तो आप एक बैलेंस ये आपको लाइफ में देता है, आपको ये गिरने नहीं देता है, डगमगाने नहीं देता। और आपको दोस्तों ये सक्सेस क्यों ले आता है, बॉटम से टॉप क्यों ले आता है, अगर ये योग आपकी कुंडली में होता है तो इसलिए इस योग को बहुत अच्छा यहाँ पर जो ज्योतिष ग्रंथों में इसको माना गया है, अधियोग को। तो लग्न से या चंद्रमा से इन तीनों भाव में शुभ ग्रह की स्थिति हो तो ये अधियोग बनते हुए देखा गया है। और ये भी देखा गया दोस्तों कि शुभ ग्रह ही नहीं, अगर पाप ग्रह भी यहाँ पर हो, जी हाँ दोस्तों, अगर पाप ग्रह भी इन तीनों भाव में बैठे हों तो भी आपको यह अधियोग का फल देते हैं, आपको लाइफ में सक्सेस देते हैं, आपको ये फायदा देंगे आपको लाइफ में। लेकिन फर्क सिर्फ इतना पड़ जाता है कि शुभ ग्रह जो होते हैं वो आपको इजिली जो है अपना फल देते हैं, यानी कि आपको जो स्ट्रगल होता है या जो संघर्ष होता है, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो इजिली आपके रास्ते बड़ी आसानी से आपके रास्ते से हट जाते हैं, आप उसमें आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं, सफलता की ओर बढ़ते हैं। और अगर पाप ग्रह हो तो भी आपको सफलता देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको तपना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। मतलब कि समझिए कि शुभ ग्रह आपको हंसा हंसा कर जो है ये सक्सेस सफलता देंगे और आपको संघर्ष जो आप पार कर लेंगे। लेकिन अगर पाप ग्रह हो तो आपको ये रुला कर, तपा कर, तड़पा कर सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन सफलता आपको दोनों कंडीशन में मिलेगी, और दोनों कंडीशन में आप अपनी लाइफ के उस एज पीरियड पर जहां पर कि आपको बहुत ज्यादा, किसी को भी दोस्तों बहुत ज्यादा संघर्ष की जरूरत होती है, स्ट्रगल करने की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, वहां पर ये आपको एक तरह से इनविंसिबल बनाएंगे दोस्तों, आपको ये विजेता बनाएंगे, और आप इन सभी जो ऑब्स्टेकल या हर्डल्स या बाधा है इनको आसानी से पार कर लेंगे अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो। आई होप कि अधियोग के बारे में जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा ये आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का जो आइकन है उसका आप क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जो मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी जानकारी आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाए और मैं अपनी ज्योतिष से संबंधित जानकारियों को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय बद्री विशाल।